पे डिस्कस किया था इफेक्ट के बारे में। हम लोगों ने जाना था कि जब लैंड पोल्यूशन होता है तो उसका क्या क्या इफेक्ट होता है, यानी किस पे इफेक्ट पड़ता है। तो इस पे हम लोगों ने पहला पॉइंट जो डिस्कस किया था वह क्या था, सॉयल पोल्यूशन, यानी सॉयल पोल्यूट हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या था, इन्वायरमेंटल इफेक्ट, इन्वायरमेंट पे भी उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और तीसरा पॉइंट क्या है, इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, यानी बहुत सारे रोग वगैरह होते हैं मनुष्य को अगर लैंड पोल्यूशन होता है। रोग इससे ऐसे होते हैं जैसे जब लैंड पोल्यूशन हो जाएगा तो खेती की जो है उर्वरकता कम हो जाएगी, यानी फर्टिलाइजेशन उसका कम हो जाएगा, तो सही से पैदावार होगा नहीं। तो उससे भी जो है हमारे हेल्थ पे उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्ट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, यानी टूरिस्ट के जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, यानी वन्य जीव, जो वन में रहने वाले जितने भी जीव जंतु उनके ऊपर भी कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है इसका। तो हम लोगों ने इफेक्ट देख लिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है प्रिवेंशन, यानी कि अब तक हम लोगों ने काजेस के बारे में पढ़ा और लैंड पोल्यूशन होता क्या है, इन सब के बारे में पढ़ा। अब हम लोग आते हैं प्रिवेंशन क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम तो है, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 3R की बातें होती है। 3R क्या है, रिड्यूस वेस्ट, रीयूज थिंग्स एंड रिसाइकिल थिंग्स। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे आपको ये पूरा जो 3R है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 3R यानी कि रिड्यूस वेस्ट, रीयूज थिंग्स, रिसाइकिल थिंग्स। जैसे मैं बहुत पहले एक समाचार देख रहा था, न्यूज़ देख रहा था, तो सिंगापुर का उसमें सिंगापुर ने स्विट्जरलैंड का उसमें दिखाया जा रहा था कि वहाँ पे होता क्या है कि जो भी प्लास्टिक वगैरह होता है, जहाँ भी रहे हैं भैया वगैरह वॉइस ब्रेक हो रही है। यूज कर पहुँच पा रही है। भैया वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, वॉइस ब्रेक हो रही हाँ है। भैया। हाँ भैया ब्रेक हो रही है। ओके वेट, अभी अभी भी ब्रेक हो रहा है या कुछ अभी इम्प्रूव हुआ है? अभी ठीक है भैया। हाँ ठीक है। ठीक, ओके, अभी पहुंच रही ना? भैया वो हाँ पहुंच रही है अभी। हो जा रहा है, ठीक है। तो आप स्विट्जरलैंड में मैं बता रहा था वॉइस कि वहाँ पे जितने भी घर हैं वो लोग अगर प्लास्टिक, हाँ हेलो, हाँ ब्रेक भैया। हो रहा है, हाँ भैया बीच बीच नेटवर्क में जा रहा है इशू, आपका, जैसे बोल रहे हो आप बीच नेटवर्क बीच में जा रहा है। अभी भी ब्रेक है, एक दो। जी अभी भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। सभी को हो रहा है क्या? मीनाक्षी, संतोषी जी बताइए सभी। हाँ हाँ अभी भी हो रहा है भैया ब्रेक। हेलो, जी अभी हेलो, ठीक है। अभी ठीक है मीनाक्षी जी? जी जी अभी ठीक है। ओके, थैंक यू। तो हम लोग प्रिवेंशन की बात कर रहे थे कि जब लैंड पोल्यूशन, लोगों ने इसमें 3R की बात किया। 3R यानी रिड्यूस वेस्ट, जो भी वेस्ट हम यूज कर रहे हैं उसको रिड्यूस कैसे करना है। रीयूज थिंग्स यानी प्लास्टिक वगैरह को कैसे रीयूज किया जाए। रिसाइकल थिंग्स यानी जो प्लास्टिक को नहीं होता है कि उसको रिसाइकल करके फिर से दोबारा जो है उसको यूज करने लायक बना दिया जाए। इसलिए होता क्या है कि वहाँ पे जो जितने भी घर हैं वहाँ पे सभी लोग प्लास्टिक वगैरह कचरा भी निकलता है घर वहाँ। प्रणव भैया बहुत ज्यादा वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, आज भी हो रही है वॉइस ब्रेक।
हाँ भैया अभी भी हो रही है बहुत। है उसको कलेक्ट करके ले जाते हैं। तो फिर वो करते क्या है, वो जो प्लास्टिक वगैरह है उसको रिसाइकिल करके उससे क्या बन। नीरज भैया को इन्फॉर्म कर दो क्योंकि कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ इन्फॉर्म करना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही वो नेटवर्क तो की, क्या पढ़ा करें। रहे हैं, हाँ वो पढ़ा रहे होंगे। और कुंदन भैया आप थोड़ा इन्फॉर्म कर दोगे क्या? हाँ करता हूँ, मैं करता हूँ। कुंदन भैया जी। पढ़ना भैया को ना। जी जी ठीक। जी जी नीरज, पीपीटी उनसे लेके आए तो जी। कोई और पढ़ा दो। अरे दीदी ऐसा नहीं है, पढ़ाएंगे तो क्यों? वही ही। और पर बहुत ज्यादा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है नेटवर्क ना। इशू है दीदी। हाँ तो वो हाँ परेशान डिस्टर्ब तो तो नहीं हो हो रहा रहे है। हैं? हाँ वो परेशान हो रहे होंगे ना भैया। प्रणम, सॉरी, ये नीरज, जी भैया। यार भैया का नंबर मेरे को सेव नहीं है यार। अच्छा अच्छा, मैं देता हूँ आपको, रुको मैं कर लेता हूँ उन्हें, आप रुकिए मैं करता हूँ उन्हें। भैया हाँ, भैया लेफ्ट हो गए ना। लेफ्ट हो प्रणव गए हैं भैया वो। लेफ्ट हो गए। मेरे को सेंड कर दो, नंबर उनका सेंड कर दो यार, मेरे पास भी रहेगा सेव। हेलो। जी अब आ रही है आवाज। नेटवर्क आज बहुत देर हुआ है। हाँ भैया अभी भी हो रही है ब्रेक, पता है आपका आप आवाज। किसी को अपनी पीपीटी दीजिए तो प्रेजेंट वो कर देंगे, आप बोल लीजिएगा, तो ऐसे में क्या होगा, ज्यादा इशू नहीं होगा शायद। हाँ प्रणव भैया, अभी भी आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। आज भी नेटवर्क इशू है आपके यहाँ। और मैं प्रेजेंट कर दूं प्रणव भैया पीपीटी? ठीक है, कुछ भी एक बार प्रेजेंट कर दीजिए, फिर मैं देख रहा हूँ। ऐसे मेरी आज प्रॉपर पहुँच रही है। हाँ अगर अभी आप आ रही है प्रेजेंट भैया, नहीं मैं करते बीच तो बीच में। आती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जी। आप किसी और को बोल दीजिए तो। आदि दैविक दुख। बताएं, कर दूं प्रेजेंट? हाँ कुंदन भैया प्रेजेंट करिए। कुंदन भैया नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। प्रिवेंशन। प्रिवेंशन सभी को समझ में आया कि उसमें आवाज कट रही थी, जो मैंने एग्जाम्पल दिया अभी।
एक बार और रिकॉल कर दीजिए भैया। ओके ठीक है। कुंदन भैया स्क्रीन को रोटेट करिए, प्रॉपर इमेज आए, स्क्रीन को रोटेट कर दीजिए। ओके थैंक यू। तो हम लोग पढ़ रहे थे लैंड पोल्यूशन में प्रिवेंशन क्या क्या हो सकता है। तो इसमें 3 R's के बारे में बताया गया है। सबसे पहला जो है रिड्यूस वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट है उसको रिड्यूस कैसे किया जाए। रीयूज थिंग्स, यानी कोई भी प्लास्टिक उसको कैसे यूज किया जाए, रीयूज कैसे करना है। रिसाइकिल थिंग्स, यानी उसको रिसाइकिल कैसे किया जाता है, मतलब रिसाइकिल यानी कि अगर कोई प्लास्टिक है तो उसको दोबारा कैसे रिसाइकिल करके उसको अच्छा बना दिया जाए। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा था, स्विट्जरलैंड का मैंने एग्जांपल दिया था। उसमें वहाँ पे क्या होता है कि जो भी प्लास्टिक वगैरह जो भी गार्बेज होते हैं उनके द्वारा जो प्लास्टिक वगैरह को रिसाइकिल करके वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया जाता है। तो वहाँ पे स्विट्जरलैंड में जो 60% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जो है गार्बेज वगैरह जो है वहाँ से जो प्लास्टिक वगैरह है वहाँ उससे क्रिएट किया जाता है। एक समय ऐसा भी आ गया था कि वहाँ पे प्लास्टिक की कमी पड़ जा रही थी, मतलब इतना ज़्यादा उसका सही से यूज किया जा रहा था कि जो है प्लास्टिक वगैरह का गार्बेज में कमी पड़ जा रहा था कि और दूसरे देश से भी मंगाया जाता है वहाँ पे। तो यानी वहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है प्लास्टिक का रिसाइकल करके जो है उसको फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देना, ये जो प्रोसेस वहाँ पे होता है 3R यानी कि रिड्यूस वेस्ट, रीयूज थिंग्स, रिसाइकिल थिंग्स के अंतर्गत ये चीज़ें होती हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कुंदन में नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड आप लोगों के सामने है फोटोकेमिकल स्मॉग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे फोटोकेमिकल क्या होता है, स्मॉग क्या होता है। कुंदन में नेक्स्ट स्लाइड। हम लोग सामने आ चुका है स्मॉग। 3 वर्ड होते हैं, एक तो होता है फॉग, दूसरा होता है मिस्ट और तीसरा होता है स्मॉग। फॉग को क्या बोलते हैं, कोहरा। फॉग को गांव शुद्ध अगर हिंदी में देखा है तो बोलते हैं फॉग को बोलते हैं कोहरा, ठीक। मिस्ट को बोलते हैं कुहासा और स्मॉग को बोलते हैं धुआंसा। इन तीनों का हिंदी में बता रहा हूँ। तो फॉग क्या होता है, फॉग आप लोग जानते होंगे कि जब ठंडे वगैरह में जो दिखाई नहीं देता, मतलब जो धुएं कलर का रहता है, जो हमें विजिबिलिटी दिखता नहीं, जो वाटर ड्रॉपलेट से मिलकर बना होता है। ठंडी वगैरह में आप देखते होंगे बड़े बड़े शहरों में, गांव पे भी बहुत जगह जो है हमें दिखता ही नहीं कि आगे का रास्ता कितना क्या आ रहा है, कौन सी चीज़ें आ रही हैं। तो फॉग हो गया। फॉग और मिस्ट दोनों एक ही होते हैं। अब दोनों में मैं डिफरेंस पहले बता दूं, फॉग और मिस्ट दोनों एक ही होते हैं। अब दोनों में जो डिफरेंस होता है वो विजिबिलिटी का होता है। दोनों में जो डिफरेंस होता है वो विजिबिलिटी का होता है। फॉग में क्या है कि आपको जो है 50 मीटर सामने का भी नहीं दिखेगा, बट अगर आप मिस्ट की बात करेंगे तो आपको जो है दूर तक दिखाई दे देता है। मतलब कोहरा जब कम रहेगा तो इस मिस्ट हो जाएगा, अगर वही कोहरा ज़्यादा रहेगा जो हमें सामने जो 50 मीटर भी नहीं दिखाई देगा तो फॉग हो जाएगा। और स्मॉग क्या होता है, स्मॉग इसमें आप देख सकते हैं कि स्मोक प्लस फॉग, यानी फॉग जो रहता है उसके साथ अगर जो है धुआं अगर स्मोक का कम्बिनेशन हो जाए, जो फॉग रहता है उसके साथ अगर स्मोक जुड़ जाता है तो वही बन जाता है स्मोग। सभी को ये बातें समझ में आ गई होगी। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन होता है फॉग प्लस स्मोक, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, स्मोक। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, हम लोगों ने स्मोक तो पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या माइंड में आना चाहिए, इफ सो देन व्हाट इज द फोटोकेमिकल स्मोक। अब फोटोकेमिकल स्मोक क्या है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम लोग, फोटोकेमिकल स्मोक को देखेंगे क्या है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया स्मोक क्या होता है। स्मोग यानी नाम में ही बताया जा रहा है, स्मोग यानी SMOG। स्मोग में क्या है, स्मोक प्लस फॉग दोनों को मिलकर बनता है स्मॉग। और इसमें फोटोकेमिकल का पहले हम लोग मतलब समझेंगे, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फोटोकेमिकल स्मॉग होता क्या है। फोटोकेमिकल क्या है, फोटो यानी कि लाइट की बात हो रहा है। कभी भी कोई चीज अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट के प्रेजेंस में तो फोटोकेमिकल के अंतर्गत आएगा। मैं एक योग के थ्रू इसका एग्जांपल लेके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी चिकित्सा पद्धति है यहाँ पे, उसमें एक्यूप्रेशर भी आता है और भी बहुत सारे नेचुरोपैथी भी है, और एक उसमें जो मेन आता है उस सूर्य चिकित्सा यानी सन के द्वारा कैसे जो है रोग को सही किया जाता है।
तो आप देखे होंगे कि अलग अलग उसमें पानी वगैरह जो रहता है, धूप कितने बजे धूप में वो पानी रखा जाता है, बुखार के लिए जो है किस समय से किस समय उस पानी को रखा जाता है जिसमें सूर्य की धूप पड़े और बुखार के लिए वो अच्छा हो जाए। डायरिया के लिए अलग कंडीशन होता है, किस समय धूप में रखना चाहिए, या जिसको अत्यधिक ठंडी लग रही है उसके लिए अलग चीज होती है। यानी रिएक्शन होता है। अगर पानी के सूर्य चिकित्सा विज्ञान आप पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि पानी को जो है रखा जाता है सूर्य भगवान के प्रकाश में, और अलग अलग रोगों के लिए जो है अलग अलग टाइम पे जो है पानी का यूज हो जाता है। तो जो रिएक्शन हो रहा है, यानी कि बुखार के लिए मान लीजिए अगर सुबह रखा जा रहा है सूर्य भगवान धूप में पानी को, तो उसका जो रिएक्शन होता है उसको फोटोकेमिकल के अंतर्गत रख सकते हैं। अगर वही मान लीजिए डायरिया का है, मैं सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, डायरिया का है तो उसका जरूर नहीं कि उसी टाइम पे रखा जाए, क्योंकि सूर्य भगवान के जो किरणें होते हैं अलग अलग उसका प्रभाव रहता है। 9 बजे उसका प्रभाव अलग रहेगा, फिर आप उसको 11 बजे रखेंगे तो अलग रहेगा। ऐसा माने कि विटामिन डी आपको दिन भर मिलता है, विटामिन डी भी मिलता है तो उसका भी टाइम होता है। तो इसी तरह जब आप सूर्य चिकित्सा विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि सूर्य की जो अलग अलग किरणें होती हैं उसको कैसे यूज करके जो है अलग अलग रोगों पे इसका उपचार किया जाता है। तो ये पूरे प्रोसेस होता है, इसको हम बोल सकते हैं फोटो यानी कि लाइट के द्वारा। लाइट कैसे रिएक्ट करती है सूर्य भगवान के प्रकाश से जो लाइट आती है कैसे रिएक्ट करती है, उसके द्वारा जो रिएक्शन होता है उसको बोल सकते हैं फोटो। और यहाँ पे हम लोग को पढ़ना फोटोकेमिकल स्मॉग। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द फोटोकेमिकल स्मॉग, यानी फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। फोटोकेमिकल स्मॉग को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश रासायनिक धुंध। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश रासायनिक धुंध। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग इज एयर पोल्यूशन, एक प्रकार से ये एयर पोल्यूशन है, वायु प्रदूषण है। फॉर्म्ड व्हेन ए फोटॉन। अब देखिए इसमें फोटॉन का भी मतलब समझ लिए। फोटॉन क्या होता है कि जब सूर्य से रेडिएशन आता है तो जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं, लाइट के जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसको बोलते हैं फोटॉन। सूर्य से जो रेडिएशन आता है उसमें रेडिएशन में जो लाइट के स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं लोग बोलते हैं फोटॉन। तो फोटोकेमिकल स्मॉग इज एन एयर पोल्यूशन, एक प्रकार से क्या है? वायु प्रदूषण है। फोटॉन्स ऑफ सनलाइट हिट मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूटेड इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि जब डिफरेंट अलग अलग प्रकार जो पोल्यूटेंट्स होते हैं एयर, यानी कि जो डिफरेंट गैसेज होती हैं एटमॉस्फेयर में, जब सूर्य भगवान की किरणों से जो है सूर्य भगवान का जो रेडिएशन होता है उसको है रिएक्ट करता है कि अर्थ पे जो अलग अलग गैसेज होती हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। एक सिंपल सा एग्जांपल, प्रैक्टिकल से एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि जैसे जो मान लीजिए खूब स्मॉग है चारों तरफ, यानी कि स्मॉग यानी कि फॉग भी है उसमें स्मोक भी है। तो अब हाल ही में आप लोगों ने देखा भी होगा कि गर्मी के समय में भी क्या होता है, दिल्ली में जो है नहीं होता है कि स्मोक वगैरह इतना ज़्यादा हो जाता है कि फॉग की तरह लगता है। तो मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ठंडी का समय है, उसमें क्या है कि बहुत स्मोक वगैरह है पूरा। जब सूर्य भगवान की किरणें आती हैं तो उसको नहीं होता है कि वो जो अंधेरा रहता है उसको छाप देती है, उसको जो है साफ कर देती है पूरा। तो एक प्रकार से वही हो गया, फोटोकेमिकल स्मॉग के अंतर्गत आ गया। यानी कि फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या बताया जा रहा है कि जो डिफरेंट एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, जब सूर्य भगवान की किरण से फोटॉन आता है, रिएक्ट करने के बाद जो पूरा प्रोसेस ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है रिएक्ट करने के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। कुंदन भी नेक्स्ट स्लाइड देखिए। यहाँ पे कुछ गैस वगैरह के बारे में दिया गया है, कुछ कंपाउंड्स है जिनको देखिए सूर्य भगवान की जो किरणें इस पे आती हैं, इस पे रिएक्ट करती हैं, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, पेरोक्सो एसिटाइल नाइट्रेट हो गया। ये अलग अलग डिफरेंट गैसेज हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। जब सूर्य भगवान की किरणों से जो फोटॉन आता है, जब इस पे रिएक्ट करता है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है यानी कि जो पूरी प्रक्रिया है इसको हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। ओके, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग डिफरेंट गैस के बारे में पढ़ेंगे, आखिर गैस कहाँ से निकलती हैं,
जो मेन गैसेज हैं कुछ उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग के सामने आ चुका है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है? मोस्टली कम्स फ्रॉम द स्मोक ऑफ व्हीकल्स एंड ट्रक्स कास्ट कॉन्टैक्ट ऑफ दिस विद सनलाइट रिजल्ट इन द स्मोक फॉर्मेशन। यानी कि ये भी देखिए एक प्रकार से स्मोक का फॉर्मेशन कर रहा है। सूर्य भगवान की किरणें हैं उससे जो है रिएक्ट करके जो है स्मोक का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, इसमें ये पूछ जाएगा कि जो व्हीकल्स होते हैं उसमें मोस्टली कौन सी गैस रिलीज होती है, कौन सी गैस निकलती है। तो ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये याद रखना। जो व्हीकल्स वगैरह होती हैं, जो ट्रक्स होते हैं, जो हेवी वाहन होते हैं, उनमें से कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, हाँ प्रणव भैया, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम लोग। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है ना, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है ना? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड तो इंडस्ट्री वगैरह से भी निकलती है ना। अगर मुझे इसमें थोड़ा डाउट था, अगर किसी को इसके बारे में कंफर्म हो, एकदम वो श्योर हो कि हाँ, क्योंकि मैं पढ़ा था तो इसमें व्हीकल्स वाले में जो दिया गया था नाइट्रोजन ऑक्साइड दिया गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो फैक्ट्री वगैरह से जो निकलती है तो वहाँ से मैंने ये पढ़ा था। अगर आपको और किसी को और अच्छे से कंफर्म है तो डिस्कस कर सकता है। एनीवन? कोई भी अपनी बातें रख सकता है, क्योंकि मैंने सर्च किया था तो मुझे ये मिला था कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो मोस्टली जो है कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, बट जो मेन गैस निकलती है जो व्हीकल से वहाँ पे दिया गया था कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। और ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूँ तो इंडस्ट्री वगैरह जो हो गया वहाँ से निकलता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो फायर एक्सटिंग्विशर जो आग वाले होते हैं, फायर बुझाने, वहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड की यूज होता है। तो अगर कोई भी अगर अपनी बात रखना चाहे तो आप रख सकते हैं। एनीवन? ठीक है नीरज जी, मैंने सर्च किया था इसमें ये व्हीकल्स वगैरह में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड दिया गया था और कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्री वगैरह से जो निकलते हैं। कोई बात नहीं भैया, आप आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो हम लोगों के सामने जो नेक्स्ट स्लाइड आ चुका है, कुंदन भाई स्क्रीन को रोटेट किए हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड वोलाटाइल। अच्छा ओके, ह्यूमन इफेक्ट। अब देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो कैसे हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है इसका। इट कैन कॉज एनीथिंग फ्रॉम माइनर पेन टू डेडली डिजीज, अलग अलग डिजीज, लंग कैंसर, विजनिंग, स्मोक स्लोली। प्रणव जी एक चीज इंक्लूड करना था, जैसे इसने पूछा था ना कार्बन मोनोऑक्साइड का, कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है क्या हाँ मैं अच्छे व्हीकल जी। से। तो इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो जनरली जो होती है वो कोल से या फिर ऑयल जो कि अनबर्न होता है, जो पूरी तरीके से बर्न नहीं होता है, तो उसमें से वो निकलती है कंप्लीट बर्निंग की वजह हाँ, से। कोई भी ऑयल हो गया या फिर वुड हो गया, चारकोल हो गया, उसमें से निकलती यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जब हम यज्ञ वगैरह कोई भी काम करते हैं तो जब वो नहीं, तब आग पूरी तरह से जल नहीं पाता, अनबर्न हो जाता, तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। है। हाँ मतलब अनबर्न वही बोल सकते हैं, अनबर्न चारकोल से भी प्रोड्यूस होता है। और अभी ये मेनली वही है कि और जब कुछ नहीं बर्न होती तब। ओके, थैंक यू मीनाक्षी जी। तो अब देखिए इसका इफेक्ट क्या क्या है। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का हमारे हेल्थ पे, इससे कैंसर वगैरह होता है, स्मोक स्लोली रूइंस पीपल हेल्थ, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, सारी चीज़ें, लंग कैंसर हो गया। वीजिंग के बारे में किसी को पता है, कोई आइडिया है? नहीं, जो आप पूछ रहे थे ना कि कहाँ से मेनली निकलता है, आपने पूछा था यज्ञ वाला, तो उसमें ये वहां से नहीं निकलता। जैसे कि आप देखे होंगे जहाँ पर कपड़े ड्राई किए जाते हैं, है ना, क्लॉथ ड्रायर होते हैं ना वहाँ पर, या फिर जो चारकोल ग्रिल्स होती है, या फिर जहाँ पर फायर प्लेसेस होते हैं, वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। हीटर्स होते हैं वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर वो पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाता है, तो इसलिए वहाँ पर से ज़्यादा निकलता है, अगर पूछे सोर्स की बात तो। ओके थैंक यू। और आपका क्या है, जो वैसे से नाइट्रोजन निकल
ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं उसका ह्यूमन इफेक्ट पे क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हमारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे हेल्थ पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कैंसर होता है, वीजिंग। अच्छा, किसी को पता है वीजिंग क्या है? यहाँ पे जो दिया गया है वीजिंग, इसका मतलब क्या है? एनीवन? किसी को भी पता है तो आके मैसेज टाइप कर दे या अनम्यूट करके बता सकता है वीजिंग का मतलब क्या है। घबराहट होना होता है जनरली, अस्थमा की वजह से जिनको घबराहट होती है ना, सांस निकलती है, आवाज आती है, जिनको अस्थमा दमे की प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करते हैं, जैसे अपन ऊंचाई में करते हैं ना वैसी आवाज निकलती है, वैसे वीजिंग में होता है, घबराहट होती है और आवाज निकलती है, थरथराहट टाइप हम बोल सकते थरथराहट भी बहुत सही आपने बताया। वीजिंग का मतलब जो उन्होंने बताया थरथराहट वगैरह जो होती है, घबराहट होती है, यानी जो अस्थमा से रिलेटेड ये सारी चीजें होती हैं। ओके, तो हम लोगों ने इसके इफेक्ट को पढ़ लिया। अब लोग नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इस कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस, कलरलेस यानी कलर नहीं होते कोई, ऑर्डरलेस, इरिटेटिंग बट वेरी पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। इट प्रोड्यूस बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल सच एज नेचुरल गैस, कोल और वुड। यानी कि अभी देखिए मीनाक्षी जी ने भी डिस्कस किया था, नेचुरल गैस अनबर्न, जो यानी कि जो पूरी तरह से न जल पाए, जैसे हम लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं तो उस तरह से न जल पाती है तो उससे मोनोऑक्साइड निकलता है, या कोल वगैरह से, जो कि अभी मीनाक्षी जी ने बताया था। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से, इसका मेनली कहाँ से निकलता है कि जैसे अनबर्न्ड कोल हो गया या अनबर्न्ड वुड हो गया, यहाँ से ये गैसेज जो है रिलीज होती है। और इसमें एक पॉइंट ये भी लिखा है, वेहिकुलर एग्जॉस्ट इज ए मेजर सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए इसमें कंफ्यूजन वगैरह आ रहा है, अगर किसी को अगर बताइए, इसलिए मैं आपसे शुरू में ही कंफर्म कर रहा था निकलता है व्हीकल से, और इसमें भी ये लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है व्हीकुलर से निकलता है। तो इसमें दोनों में कंटेंशन आ गया है। किसी को कोई कंफर्म है कि दोनों में से कौन जो है निकलता है, जो व्हीकल्स वगैरह ट्रक वगैरह होगा वहाँ से? एनीवन? भैया मैंने तो यही पढ़ा था, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करते हैं जो भी व्हीकल्स होते हैं, और इसके पता था मुझे, इसलिए मैंने बोला था। ओके, तो फिर मैं कल सर्च कर दूंगा। अभी तो क्योंकि मैं भी जहाँ तक तो ये मोस्टली जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड जो व्हीकल्स वगैरह हैं उससे जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह। आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। वॉइस तो हेलो, ब्रेक हो रही है भैया बहुत जी। नेटवर्क इशू। ओके, ये आवाज पहुंच रही है? हेलो, जी अभी आ रही है। आ रही है भैया, अब आ रही है। ओके, तो इसमें सलूशन ये निकल रहा है कि मैंने जहाँ तक देखा है, सर्च किया है, मुझे जहाँ तक समझ में आया है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो व्हीकुलर्स हैं, जो गाड़ियों वगैरह से, जो ट्रक्स वगैरह से जो गैसेज निकलती है, मेनली नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कहाँ से निकलता है, अनबर्न्ड कोल हो गया, अनबर्न्ड वुड हो गया, इन सारी जगहों से जो है कार्बन मोनोडाई ऑक्साइड निकलता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें आई थिंक अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड स्पेशली जो कोल और वुड से ही निकलता है, अनबर्न्ड कोल और वुड से, और जो ट्रक वगैरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसमें देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड में क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि एक्सेस अमाउंट में कम नहीं होता है, कि यहाँ पर लिखा भी है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड स्पेशली आर इमिटेड फ्रॉम हाई टेम्परेचर कंबक्शन, यानी कि बहुत ज़्यादा अत्यधिक चीज़ों को अगर जलाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वगैरह भी अगर जलाया जा रहा है, जैसे कि आप देखते भी होंगे शहरों में बहुत सारे जगह प्लास्टिक वगैरह जलाता है, तो उससे वहाँ से भी जो है, जो चारों तरफ नहीं होता है कि एक
कोहरा टाइप का बन जाता है। गर्मी के समय में भी बहुत ज़्यादा जलाया जाता है, प्लास्टिक वगैरह, तो कोहरा टाइप का बन जाता है, उसमें भी जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड मिनरली रहता है। ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी इसमें कुछ काजेज वगैरह दिए गए हैं कि इसका हमारे हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें दिया गया है वेंटिलेशन की प्रॉब्लम होती है, और इलनेस वगैरह होता है, रिस्पायरेटरी इलनेस, सांस लेने में प्रॉब्लम, वेंटिलेशन हो गया आपका। तो यानी कि जो गैसेज वगैरह होती हैं उससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम है वो मेनली हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम पे अटैक करती है। रिस्पायरेटरी सिस्टम अगर प्रभावित होगा तो उससे जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लंग्स वगैरह पे प्रभाव पड़ता है, हार्ट पे प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बाकी उसका प्रॉपर्टी वगैरह तो दिया गया है, उसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। कभी कभार एग्जाम में वैसे बहुत कम पूछा गया हो। सुंदर भाई नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ओके, आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन वगैरह करेंगे। तो अब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर हार्मफुल टू द ओजोन लेयर, यानी कि ये जो गैस है ओजोन लेयर के लिए क्या है? हार्मफुल है। अब इसका आया कहाँ से, इसका यूज कहाँ से होता है, अब इसको देखते हैं। बहुत पहले क्या हुआ था कि जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज नहीं होता था, रेफ्रिजरेटर में होता था, अमोनिया वगैरह यूज होता था उस समय। बहुत पहले 30 ईयर तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के पहले जो है अमोनिया वगैरह यूज होता था रेफ्रिजरेटर में, तो इससे भी ज़्यादा हार्मफुल होता था। फिर बाद में क्या किया गया, उसके जगह पे इसको लाया गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर कुछ समय बाद जो इसका भी नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला है। तो जो नेगेटिव इफेक्ट इसका देखने को मिला है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने भी एक पॉइंट को डिस्कस किया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर हार्मफुल टू द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल है। दे आर एमिटेड फ्रॉम ओल्ड एरोजल्स केन्स एंड रेफ्रिजरेटर यूनिट्स, यानी इसका जो यूज आप जो परफ्यूम वगैरह होता है आप उसमें भी इसका यूज रहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। अब देख सकते हैं पिक्चर में, रेफ्रिजरेटर में भी इसका यूज होता है। यहाँ पे एरोजल का मतलब होता है फॉग एंड मिस्ट का जो पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, फॉग और मिस्ट दोनों जो है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं एरोजल बोलते हैं। एरोजल यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, छोटे छोटे कण, और लिक्विड पार्टिकल्स भी होते हैं, दोनों जो है एरोजल के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो एरोजल होता है कहाँ पे यूज होता है, जो हम लोग परफ्यूम वगैरह यूज करते उसमें यूज होता है, रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, और ये ओजोन लेयर के लिए जो है हार्मफुल है। अब जो है इसको बैन कर दिया गया क्योंकि इससे जो ओजोन लेयर को जो है क्षति पहुंच रही थी, डिस्ट्रॉय हो रहा था ओजोन लेयर, जिसके कारण इसको 1989 में जो है बैन कर दिया गया। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है हमारे, इसको 1989 में बैन कर दिया गया। इसलिए बैन किया गया क्योंकि इट इज़ हार्मफुल टू द ओजोन लेयर, ओजोन की सतह के लिए जो है हानिकारक था, नुकसानदेह था, इसलिए जो है इसको 1989 में बैन कर दिया गया। और ये जो किसमें यूज किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हम लोग परफ्यूम वगैरह यूज करते हैं या जो रेफ्रिजरेटर वगैरह होता है इसका यूज किया जाता है। तो आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। आज नेटवर्क के कारण थोड़ा सा आप सभी लोगों को प्रॉब्लम हुआ, उसके लिए मैं आप सभी लोगों से सॉरी चाहूँगा, क्योंकि नेटवर्क इससे यहाँ पे रहता है। तो एक बार फिर से आपसे सॉरी चाहूँगा, और किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। किसी को अभी तक कोई बात समझ में नहीं आई तो आप एक बार पूछ लीजिए। सभी लोगों को समझ में आ गया है? जी जी भैया, ये फोटोकेमिकल बता रहे थे इसके बारे में। फोटोकेमिकल आपको नहीं समझ में आया? क्या है फोटोकेमिकल? जी 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 ठीक, ओके, मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। मैंने एक एग्जांपल दिया था, क्योंकि हम लोग योग से हैं तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कोई भी एग्जांपल मैं दूँ तो योग से कोरिलेट करके देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि योग जो है एनवायरनमेंट से बहुत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से।
तो हम लोग बात कर रहे थे फोटोकेमिकल की स्पेशली की, यानी कि जब कोई भी फोटो यानी कि लाइट के प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन वगैरह होता है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि उस पर प्रकाश न पड़ने पाए। तो यहाँ पे प्रकाश की बात किया जा रहा है, यानी कोई भी जो रिएक्शन हो रहा है, घटित हो रहा है, अकर है, कोई भी रिएक्शन जो हो रहा है लाइट के प्रेजेंस में, वो सारी चीज़ों, वो जो पूरा प्रोसेस है किसके अंतर्गत आएगा? फोटोकेमिकल। यानी कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जैसे सूर्य चिकित्सा जब आप करते हैं, या आप सूर्य चिकित्सा विज्ञान बुक अवेलेबल है मार्केट में, आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें क्या बताया जाता है कि जैसे जिसको बुखार हुआ है तो उसके लिए मान लीजिए पानी वगैरह, उसमें क्या होता है कि स्पेशली जो है पानी वगैरह का यूज किया जाता है, सूर्य भगवान के धूप में पानी को रखा जाता है और एक पार्टिकुलर टाइम उसमें डिसाइड रहता है कि हाँ 9 बजे से 10 बजे तक ये धूप जो है, इसमें जो पानी धूप के जो पार्टिकल्स हैं यानी फोटान जो है पानी के अंदर जाएगा, तो फिर जो रोगी रहेगा उसके लिए फायदेमंद रहेगा। और मान लीजिए किसी को डायरिया है या किसी को और अलग प्रकार की बीमारी है, तो जो सूर्य भगवान का जो ऐसा नहीं कि 9 बजे की धूप में ही रखा जाएगा तो उसी से सभी रोग का इलाज हो जाएगा। उसमें सूर्य भगवान की अलग अलग किरणों का भी यूज किया जाता है। और मान लीजिए किसी को अगर डायरिया या फीवर है तो दोपहर को रखा जाता है, स्पेशली अगर फीवर की बात करूँ तो दोपहर को रखा जाता है पानी, उसमें जो सूर्य भगवान की किरणें आती हैं, फिर वो जो फीवर के लिए होता है वो। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आपको विटामिन डी, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि हमें वहाँ से विटामिन डी मिलता है, तो ऐसा तो है नहीं कि दिन भर विटामिन डी है, उसका भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि हाँ इतने बजे से इतने बजे तो विटामिन डी, अगर इससे ज़्यादा आपके लिए धूप में रहे तो भी इसके लिए हार्मफुल है। तो वो जो रिएक्शन पूरा होता है जब हम सूर्य चिकित्सा विज्ञान पढ़ते हैं या सूर्य चिकित्सा को करते हैं, तो उसमें जो अलग अलग जो हम लोग पानी के द्वारा जो सूर्य भगवान की किरणों का जो अलग अलग रिएक्शन होता है पानी के अंदर, जिससे हम लोग अलग अलग रोगों का उपचार करते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस आ जाता है फोटोकेमिकल के अंदर। एग्जाम्पल बताया इसलिए क्योंकि योग से जन्म को रिलेट करके पढ़ेंगे ज़्यादा देर तक समझ में आएंगी, ज़्यादा सकते हैं। तो समझ में आया फोटोकेमिकल क्या है? ओके, तो हम क्वेश्चन वाले पे डिस्कस कर लेते हैं। जी मेरा जी। और वो जो पूछ रहे थे ना वो कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, वो मैं बार बार सर्च करी थी, तो उसमें ये भी बताया कि जो कार्बन, मैंने आपको बताया ना कि जो ये क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो जब हम देखते हैं कि जो कोई भी इंजन होता है वो अगर कोल्ड हो चुका है, कोल्ड इंजन की अगर हम बात करें, जैसे आप रख दिए हैं और ठंड में, तो क्या होता है उस टाइम पे फ्यूल जो हम स्टार्ट करते हैं कार्स को या फिर इंजन्स को, तो उस टाइम पे कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड को वो प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोकार्बन को, तो वो कुछ समय के लिए करता है। लेकिन जो व्हीकल से जनरली निकलती है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, वो भी इमिशन फॉर्म में, इमिटेड फॉर्म में, तो वो बनता है। और अगर हम बात करेंगे एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर के फॉर्म में, तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, थैंक यू मीनाक्षी। तो हम लोग अब कुछ क्वेश्चनिंग वगैरह कर ले रहे हैं। आई थिंक इस पर बहुत लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कैसे क्या है। फिर कोई नहीं रहा है, हम लोग टाइम है नहीं, जो भी थोड़ा बहुत टाइम हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ा है इसमें लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट क्या है? कोई भी आंसर दे सकता है कि व्हाट इज इन्वायरमेंट? नेचुरल मटेरियल जो बायोलॉजी इकोलॉजी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हेलो, हाँ कुंदन, मैं सुन पा रहा हूँ, बताइए आप। जो नेचुरल थिंग्स हमारे आसपास, जो लिविंग थिंग्स हो गए आसपास, जो अपने इन्वायरमेंट हो गए ना, वो आसपास की चीजें हैं, वो सारे अपने इन्वायरमेंट में ही आता है। जो भी इकोलॉजी सिस्टम जो देखते हैं अपने आसपास या बायोलॉजिकल सिस्टम जो देखते हैं, वो कंप्लीट इन्वायरमेंट के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कोई भी नेचर हो गया, वो अपना इन्वायरमेंट में ही आ गया। सनराइज, सनसेट, ये सब इन्वायरमेंट में आ गया।
ओके, हाँ भैया। बहुत बढ़िया आपने बताया था। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, व्हाट फूड चेन और फूड वे में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वे? मैं बताऊं भैया? इसको बताएंगे मीनाक्षी जी। जी, फूड चेन और फूड वेब हमने पढ़ा था, तो आपने बताया था कि 3 तरीके के लेवल होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोज़र। तो इसमें क्या होता है, कोई ना एक को खाता है, एक प्रोड्यूस करता है, एक उत्पादक होता है, बाद उसको खाता है, तो एक-एक करके चेन बनती जाती है पिरामिड के फॉर्म में, ठीक है? तो ये फूड चेन कहलाती है। फिर जब क्या होता है कि जब हम बहुत सारी फूड चेन को एक साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे हम इंटरनेट पे पढ़ते थे, आईसीटी में आपने पढ़ाया था कि जब हम बहुत सारे नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, तो वो एक बड़ा नेटवर्क बनता है। वैसे जब हम बहुत सारी चेन्स को कनेक्ट करते हैं, तो वो एक वेब की तरह काम करता है। फूड वेब। जी, आपने बहुत सही बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको मिलते हैं 1 रुपीज। ओके तो और हम लोगों ने कुछ टाइप्स ऑफ कंज्यूमर पढ़ा था। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंज्यूमर? ये भैया बताएंगे, मैं नाम दे रहा हूँ भारती माँ। ओके ओके ठीक है, बाकी लोग मैसेज कीजिए। रुके कुंडली, अभी आप बाकी जिसको आ रहा है मैसेज कर सकता है। भारती माली जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रही है? जी सर। 3 टाइप्स के होते हैं। हाँ जी, नाम बताइए उनका। सर मुझे नहीं आ रहा, मैंने तैयारी नहीं किया, मैं कल नहीं। आपने मैं बताऊं पढ़ा भैया? नहीं, रिवाइज नहीं किया हॉर्वेरियस, तो? जी जी बोलिए। हॉर्वेरियस, कार्निवोरियस और ओमनिवोरियस। हर्बीवोरियस मतलब जो पेड़ पौधे वगैरह खाते हैं, ग्रीन, और कार्निवोरियस जो दूसरे जीव को खाते हैं, और ओमनिवोरियस जो दोनों चीज को खाते हैं, पेड़ पौधों को भी खाते हैं और जीव जंतु को भी खाते हैं। ये बताइए, ह्यूमन किसके अंतर्गत आएगा? तीनों कैटेगरी में जो आपने बताया, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ह्यूमन किसके अंतर्गत आएगा? मनुष्य, हम लोग किसके अंतर्गत आते हैं? मनुष्य भैया नॉन वेज भी खाते हैं, वेजिटेरियन, तो ओमनिवेरस दोनों में ही आएगा। दोनों ही जी चीज बहुत खाते हैं ना बढ़िया, मनुष्य बच्चा आपको बच्चे। मिलते हैं। जी जी बिल्कुल सही बता रही हैं आप। ओके, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा बताया। आपको बहुत मिलते हैं 1 रुपीज। बहुत और डिकम्पोजर कुछ एग्जाम्पल दिया था। कुछ 2 एग्जाम्पल मैंने दिया था, तो डिकम्पोजर का आप लोग एग्जाम्पल दीजिए। मैंने 2 एग्जाम्पल बताया था डिकम्पोजर में। मैं बताऊं सर? जी बिल्कुल बताइए, आपका स्वागत है। जीव जंतु और पेड़ पौधे जो सड़ जाते हैं, उसके बाद जो खाद बनती है, उसको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं। जी आपने डिफिनेशन सही बताया। इसमें मैंने एग्जांपल बताया था, बैक्टीरिया और फंगी वगैरह जो होते हैं डिकम्पोजर के अंतर्गत आता है। क्या आता है? बैक्टीरिया और फंगी, ठीक। केचुआ, क्रैब्स, फ्लाइज, जी बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भैया मैंने गलत बता दिया फ्लाइज का, वो डेट्रीवोरस में आते हैं। क्रैब्स किस में आते हैं? वो ना हेलो, डेट्रीवोरस में आते हैं। एक अलग होते हैं, जैसे डिकम्पोजर होते हैं, वैसे ही डेट्रीवोरस होते हैं। तो उनमें आते हैं अपने अर्थवॉर्म्स आते हैं और फ्लाइज आते हैं, और जो फंगाई बैक्टीरिया है ये डिकम्पोजर्स में आते हैं। जी डिकम्पोजर में स्पेशली बैक्टीरिया और फंगी वगैरह 2 हैं, ठीक। ओके, नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? ग्रीन हाउस गैस, सभी लोग मैसेज टाइप करें। ग्रीन हाउस गैस से स्पेशली 3 गैस के बारे में हम लोगों ने ओवरव्यू लिया था। अभी डिस्कस उस पर ज़्यादा नहीं हुआ ग्रीन हाउस गैस पे, बट हम लोगों ने 3 गैस के बारे में पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने ओवरव्यू लिया था कि कौन कौन से 3 गैस हैं। आप सभी लोग मैसेज टाइप करें। मीनाक्षी जी का गया, ओके। MDY, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ओके। बिल्कुल सही है मीनाक्षी जी, आपने बिल्कुल सही बताया। इसमें 3 गैस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड मीथेन, 3 गैस। और जो एयर के अंदर का था भैया वॉइस ब्रेक हो जा रहा है।
वाइब्रेशन जी अभी कुछ हुआ नीरज जी? नहीं हुआ ठीक भैया, बहुत ज़्यादा हो रही है बस। लो आपके इधर नेटवर्क बहुत इशू भैया। ओके, अभी ठीक है? जी हेलो, हाँ भैया अब ठीक है। ओके। तो सभी लोग हम लोगों ने टाइप के लेयर्स पढ़े थे एटमॉस्फेयर, आप उसको चार नाम टाइप के, चार सबको टाइप के। मैं बताऊँ टाइप कर। भैया? हाँ हाँ बिल्कुल। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेयोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, 4 टाइप के होते थर्मोस्फेयर, ओके। इसमें मैंने बताया था सबसे कोल्डेस्ट लेयर कौन सा होता है? कोल्डेस्ट लेयर किसको हैं। बताया गया? मेयोस्फेयर, थर्ड वाला। ओके बिल्कुल सही। और अमीर जी अमर दूसरे हॉटेस्ट लेयर क्या कौन सा होता है? किससे पूछूं? क्या हो भैया, मुझसे पूछ रहे हैं? किरण पुरोहित जी को मैं, नहीं किरण पुरोहित चाहूंगा तो बताएं हॉटेस्ट लेयर। सर थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। जी बिल्कुल सही है, आप जिसने बिल्कुल सही आंसर दिया है मोस्ट आ भी चुका है, बहुत बढ़िया। ओके, और हम लोग ओजोन किसमें है? किस लेयर में है? सभी टाइप का स्टेटस के बहुत बढ़िया। मैं ने भी लोग भैया नहीं आवाज जितने बहुत समझ में नहीं आ रहा है। आपकी आवाज नहीं आ बहुत रहा ब्रेक हो सर रही है। आप क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ भैया, क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है? क्या पूछ